हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान में फिजिक्स के पार्ट से एक नए चैप्टर की। और चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और आवेश क्या क्या घटनाएं कर सकता है, उसके फिनोमेना क्या क्या हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको चार्ज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं हर एक डाउट्स क्लियर हो सके और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। कह सकते हैं वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश। ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले भी हम लोगों ने विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में कक्षा 10वीं के 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। एक है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वाला यानी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला, और एक है ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। दोनों चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है, सभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं और आप उनको भी देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे जो हम लोगों का टॉपिक, हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है ये आवेश कि मतलब ये आवेश वगैरह क्या होंगे, इनके फिनोमेना क्या होते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस जैसा रहता है, दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि क्या होगा, क्योंकि पहली बार थोड़ा सुनाई देता है और थोड़ा सा एक आध झलक लगभग 8वीं कक्षा में थोड़ा सा आता है और उसके बाद यहाँ हाई स्कूल में आ जाता है, फिर बीच में कहीं नज़र नहीं आता है। तो अगर देखा जाए इसको समझने के लिए आवेश को, तो हम लोगों ने जिसको पहले पढ़ लिया है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि यहाँ आने में थोड़ा आसानी हो। जैसे हम लोगों ने कुछ वर्ड पढ़ लिए, द्रव्यमान, ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, लंबाई, घनत्व, ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं और जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। जब ये सब शब्द सुनाई देते हैं तो दिमाग में एक ख्याल सा उत्पन्न होता, जैसे द्रव्यमान। तो ये शब्द सुनते ही पता चलता है कि नहीं, किसी भी वस्तु में कुछ वजन होगी, जो वजन है वही द्रव्यमान है। लंबाई शब्द सुनते ही कुछ गेस होने लगता है कि नहीं, मतलब ये कुछ मीटर ऊंचा, चौड़ा, गहरा, मोटा, इस प्रकार का हो सकता है। तो लंबाई शब्द सुनते ही मतलब दिमाग में फीलिंग सा जनरेट हो जाता है कि कोई चीज़ गहरा हो सकता है, लंबा हो सकता है, इस प्रकार का होगा। ऐसे ही द्रव्यमान शब्द सुनते ही थोड़ा फीलिंग आता है दिमाग में कि इसमें कुछ वजन होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। ऐसे ही घनत्व शब्द, तो ये जो भी शब्द हैं इन सभी शब्दों को सुनने मात्र से ही कुछ फीलिंग्स आने लगता है इनसे रिलेटेड। जैसे द्रव्यमान वजन की तरफ संकेत कर देता है, लंबाई मतलब ये ऊंचाई, गहराई, ये सब मीटर वगैरह जो कि इसकी यूनिट है, वहाँ तक हम लोग सोच लेते हैं पहले। ऐसे घनत्व डेंसिटी है। तो जैसे मान लो द्रव्यमान आता है तो द्रव्यमान का हम लोग मात्रक यूज़ कर लेते हैं किलोग्राम। तो जैसे ही किलोग्राम शब्द सुने तुरंत यहाँ तक ख्याल आ गया। लंबाई में मीटर शब्द सुने तो तुरंत यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे ही यहाँ पे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये सब यूनिट सुनते ही तुरंत दिमाग यहाँ तक आ गया। तो बस अगर आप इनको अच्छे से समझते हो तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपके पास द्रव्यमान है, लंबाई है, घनत्व है, ऐसे ही एक और वर्ड भी है, आवेश। ये वर्ड, ये वाले आपके कैसे हैं, क्लासिकल फिजिक्स के वर्ड हैं।
और ये क्वांटम फिजिक्स का वर्ड है। कह सकते हैं कि क्वांटम भौतिकी का एक शब्द है आवेश। ऐसे ही आपका क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स वगैरह, इन सब का मतलब कह सकते हैं कि उन्हीं से लिए गए ये वर्ड हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व, तो केजी सुनते ही इसका ख्याल आता है, इसको सुनते ही इसका ख्याल आता, तो सेम यहाँ भी है। ऐसे आवेश भी है। आवेश जैसे ही दिमाग में आता है तो तुरंत हमको इलेक्ट्रिसिटी याद आती है। सबको इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की याद आने लगती है। जैसे ही देखो, जैसे यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान ये वजन की तरफ संकेत कर देता है, ऐसे ही आवेश विद्युत की तरफ संकेत कर देता है। सीधी सीधी बात। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और यहाँ पे आवेश का मात्रक कह सकते हैं कूलाम है। ये बात। अब आवेश क्या होगा? आवेश होता है पदार्थों का गुण। जैसे द्रव्यमान है पदार्थों का गुण जिससे वजन का पता चल जाता है, ऐसे ही आवेश है पदार्थों का गुण जिससे उनमें प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी मिलने लगती है। तो अगर मान लो आवेश के बारे में कहा जाए तो कह सकते हैं कि ये क्या है? पदार्थों का आंतरिक गुण है। पदार्थों का आंतरिक गुण ये। अब यहाँ पे बात आती है कि आवेश कैसे बनते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैसे बनता है? तो छोटे छोटे कह सकते हैं कण होते हैं, उन कणों के द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं तो किसी वस्तु का टोटल द्रव्यमान आ जाता है, जिसको संघनत्व भी कहते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ भी है। आवेश कैसे बनते हैं उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि आवेश अगर पदार्थों का आंतरिक गुण है तो पदार्थों में है क्या। तो अगर मान लो हम लोग पदार्थों के बारे में सोचते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो पहले उतनी जानकारी नहीं थी। जब धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ, क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ने लगा, तो कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा गया, कुछ ऑब्जर्वेशन हुए, उससे निष्कर्ष निकला कि नहीं, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ कोई सा भी है, वो सामान्य तौर पर 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बनता है। मतलब जो उसकी सबसे, जैसे हम लोग का शरीर है, इसका सबसे छोटा पार्ट कोशिका है, ऐसे ही पदार्थ है, तो इस पदार्थ के भी, किसी भी प्रकार का पदार्थ, उन पदार्थों के भी कह सकते हैं कि 3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं। सबसे छोटे जिसको कहते हैं फंडामेंटल पार्ट, मौलिक कण, आधारभूत कण, वो कौन कौन से लोग हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। ये कुल 3 कण। मतलब किसी भी पदार्थ के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जैसे द्रव्यमान को बनाने के लिए अगर कहें तो कह सकते हैं कि इन तीनों कणों का जो वजन होगा वो कह सकते हैं कि एक परमाणु का मतलब वजन हो सकता है। तो सेम यहाँ पे अगर बात आवेश की हो रही है तो कह सकते हैं कि आवेश इन्हीं तीनों में से मिला करके बनता है। तो किससे बनता है? तो यहाँ पे आप न्यूट्रॉन को कर दीजिए साइड, क्योंकि इससे कोई आवेश नहीं होता बनता है, तो इसको कहते हैं उदासीन। मतलब इससे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं बनेगा। अब बचे आपके पास 2 लोग, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के कारण बनता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है ऋण आवेश। मतलब ऋण आवेश जो बनेगा उसको बनाने में इलेक्ट्रॉन योगदान देता है और जो धन आवेश बनता है उसको बनाने में प्रोटॉन अपना योगदान देता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सभी पदार्थों में आवेश होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, सभी पदार्थों में आवेश नहीं होते, क्योंकि जनरली जो पदार्थ होते हैं, जो उनके परमाणु होते हैं, उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। जब इनकी संख्या में डिफरेंस हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो,
अगर आप इसको थोड़ा गहराई से सोचें तभी जा कर के आवेश उत्पन्न होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जब ये बराबर ना हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब ऐसा ना हो तभी समझ लेना कि पदार्थ आवेशित है। शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आवेश के बारे में। अगर किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिसबैलेंस है, बराबर नहीं है, तो वो पदार्थ 100% आवेशित माना जाता है। लेकिन अब कौन सा वाला आवेशित माना जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये होगा धन आवेशित, क्षमा कीजिए, ऋण आवेशित। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा हो जाएगा वही वाला चार्ज माना जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि प्रोटॉन से धनावेश बनेगा, तो ये कौन सा वाला सीन है? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। और ऋण आवेश कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये कम ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? उदासीन रहते तो समझ में आता है, लेकिन ये कम ज़्यादा क्यों हो गए? तो उसके पीछे चलते हैं थोड़ा सा बैक में। तो इसके पीछे थोड़ा सा बैक में चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बच जाते हैं। तो पहले इन्हें मिटा देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा अब आपको समझ में आ रहा होगा चार्ज के बारे में। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इन चार्जों के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये चार्ज क्यों बनते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर अगर हम सोचें परमाणुओं के, तो पाएंगे कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक। इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन, दोनों लोग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके बाहर के कक्षाओं में मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, चारों तरफ वृत्ताकार पथ में गति करता है, कुछ इस प्रकार से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में बंद है। अब चूँकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जनरली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन है, प्लस वाला पार्ट है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चक्कर लगा रहे हैं सब लोग। जैसे मान लो यहाँ है, कुछ लोग यहाँ पे हैं, जैसे मान लो कुछ यहाँ पे हो गए और कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कक्षाओं में। आप देखोगे कि ये पहली कक्षा की डिस्टेंस कम है, दूसरी कक्षा की डिस्टेंस मतलब यहाँ न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर है, तीसरा थोड़ा और दूर है यहाँ पे। तो अब अगर आप गुरुत्वाकर्षण का नियम थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा तो याद आएगा। आपने पढ़ा है कि दो कणों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है G(m1m2/r²), ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, बीच की दूरी ज़्यादा है। सेम यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ बीच की दूरी कम, यहाँ भी। तो आप देखोगे कि जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा, दूरी कम होगी तो फोर्स अधिक लगेगा। तो इस पर इस प्रोटॉन के कारण से ज़्यादा बल लग रहा है, इस पे इस प्रोटॉन के कारण ज़्यादा बल लग रहा है। मतलब अगर देखा जाए दोनों में, तो ये कम है और ये अधिक है। अब यहाँ आ जाओ तो आप देखोगे कि सबसे कम वाला बल ये है, इससे थोड़ा सा अधिक ये है, इससे थोड़ा सा अधिक है। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों पर थोड़ा कम फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, कम फोर्स लग रहा है, चलो ठीक है। तो अब अगर मान लो कहीं से थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल जाती तो क्या होता, वो इस फोर्स के अगेंस्ट चल सकता है। जैसे बैटरी लगा देते हैं, बैटरी से वायर को जोड़ देते हैं, बैटरी से बल्ब को जोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन जैसे ही
अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आकर्षण बल लगा हुआ है, इस आकर्षण बल के विपरीत निकल जाते हैं, क्योंकि ये बाहर है, थोड़ा सा ही बल लग रहा है, इनको ज़रा सा एनर्जी मिल जाए तो इससे स्वतंत्र हो जाएंगे, और जैसे ही अतिरिक्त एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ से हो जाते हैं खाली। अब जैसे मान लो कह दिए कि यहाँ से ये तीन के तीनों लोग गायब हो गए, गायब हो गए कहाँ जाएंगे, मतलब वो इससे फ्री हो गए। तो जैसे ही ये लोग इससे स्वतंत्र हुए तो क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे हम पहले कह रहे हैं 13 लोग थे, मतलब 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे। हुआ क्या कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो आप कहोगे कि अब ये वाला जो हमारा परमाणु है वो परमाणु कैसा हो गया, धन आवेशित। कुछ तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सीधा सीधा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा हो किसी भी परमाणु से, तत्व से, पदार्थ से, तो उसमें नेचर आएगा पॉजिटिव का, यानी धनावेशित का। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, यानी कहीं से आके बढ़ रहा हो, तो जो नेचर होगा वो होगा नेगेटिव का। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मतलब कह सकते हैं कि बाहर निकल जाता है, कक्षाओं से स्वतंत्र हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले बराबर थे, इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो हो जाएगा धन आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएं तो हो जाएगा ऋण आवेशित। इतनी सी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, इन्हें मिटाते हैं। तो उसके बाद बारी आती है चार्ज से संबंधित कुछ और बातों की, जिसे आपको जानना चाहिए कि 2 प्रकार के और चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ निगेटिव पॉजिटिव तो कह दिए, और इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र होने के कारण से और प्रोटॉन के अपनी ही जगह पर रह जाने के कारण से चार्ज को 2 टाइप में और बांटते हैं। एक को कहते हैं फ्री चार्ज और एक को कहते हैं बाउंड चार्ज। हिंदी में अगर कहें तो एक को कहते हैं मुक्त आवेश और एक को कहते हैं बद्ध आवेश। ये 2 हमारे आवेश हैं। अगर देखा जाए इनके अस्थायित्व को ध्यान में रखते हुए कि मतलब कौन चल रहा है कौन रुक रहा है, इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार के नज़रिए से देखें, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो कह सकते हैं कि चार्ज 2 टाइप्स के, एक फ्री चार्ज और एक बद्ध चार्ज जो है, मतलब बाउंड चार्ज। और इसी ये जो मुक्त आवेश है, इसको बनाने में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। ऐसे भी कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं हम लोगों को, और किताबों में भी मिलते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी कन्फ्यूजन में हो मतलब आना पड़ता है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पे बनाए हुए थे एक इमेज ऐसा कुछ करके, इस पे 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने रखा था और इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को रखा था और इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर बिखेर के रखा था। तो अब यहाँ पे देखो, हमने बताया आपको कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएं, तो अगर ये स्वतंत्र हो जाएं तो ये इससे मतलब कह सकते हैं कि अब ये वाला इस पर बहुत कम थोड़ा बल लगा पाएगा, थोड़ा कम बल लगा पाएगा। तो अगर कम बल लगाएगा तो ये लोग फ्री होंगे, तो इनको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से स्वतंत्र होते हैं, यानी नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इनके कारण से जो आवेश बनता है उसको कहते हैं हम लोग मुक्त आवेश। ये बात समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन प्रकार के आवेशों का निर्माण करते हैं वो होता है मुक्त आवेश। और ऐसे ही आपका बद्ध आवेश है, जो आवेश प्रोटॉन बनाता है उस आवेश को हम लोग कहते हैं बद्ध आवेश, यानी बाउंड चार्ज। मतलब अगर चार्ज प्रोटॉन के कारण बन रहा है तो वो चार्ज कहा जाएगा बाउंड चार्ज।
और अगर चार्ज का निर्माण इलेक्ट्रॉन कर रहा है आके जाके, मतलब चाहे आ रहा हो या जा रहा हो, अगर उसका जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है तो वो चार्ज कहा जाता है मुक्त आवेश। तो मेरे ख्याल से आपको ये मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, ये सब समझ में आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनों का लॉस आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे गायब होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, इस प्रकार की बात आपको समझ में आ रही होगी। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये भी समझ में आ रहा होगा। आप मैथमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानोगे? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो नेगेटिव चार्ज मानेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगे तो उसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। ये कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही है। और उसके बाद बारी आती है इसके यूनिट की, यानी जो आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो आवेश का मात्रक क्या होगा। अगर बात इसके मात्रक की जाए तो आप पाओगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक आवेश का कूलाम, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है और ये लिखा जाता है कैपिटल सी से। अगर संकेत की बात करें तो कूलाम का संकेत कैपिटल सी है, ये चीज़। और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए जो कि काम आएगा कैलकुलेशन करने में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इतना कूलाम चार्ज कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इतना कूलाम चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान भी याद रख लीजिए, होता 9.1 × 10⁻31 kg। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो कितना किलोग्राम द्रव्यमान घटेगा, इतना। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इतना किलोग्राम द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और उसके बाद प्रोटॉन का भी चार्ज यही होता है, पॉजिटिव में होता है वो। और अगर केवल वैल्यू की बात करें तो इतनी होती है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो अलग होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यह है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आप ये इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिए, कैलकुलेशन करने में काम आएगा। जैसे बोर्ड में बार बार एक न्यूमेरिकल आता है प्रश्न कि एक कूलाम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो आप ये कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला कहो। फार्मूला क्या कहो, मतलब ये रिजल्ट है, फार्मूला इसको कह के थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, केवल रिजल्ट ही कहो। जैसे प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश को बनाने के लिए कितने चार्ज लगेंगे, मतलब Q की वैल्यू 1 रखना है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इस प्रकार से 1 = n × 1.6 × 10⁻⁻19। मान लो एक कूलाम बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन लगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, कितने लगेंगे नहीं मालूम, तो मान लो इतने चार्ज, ये इतने इलेक्ट्रॉन लग गए और उसके बाद एक कूलाम चार्ज बन गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं n = 1/1.6 × 10⁻⁻19। ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव में 19 और ये 1/1.6, तो हो जाएगा ये 100/16 और × 10⁻18। आप ऐसा कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब नीचे से दशमलव हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 8 और यहाँ से घात हटा दो ताकि 100 हो जाए, तो हो जाएगा ये 6 बार जाएगा 96, और उसके बाद 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा 16 85 × 10⁻18। मतलब क्या हुआ कि अगर कहा जाए कि एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इतने। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्यों के लिए नहीं पर। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि मान लो किसी पदार्थ पे 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी हो गई, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज आप वहाँ देख रहे हो, तो लिखोगे कि पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। कितने कूलाम चार्ज आ जाएंगे, केवल n पर लगा लो आप, n का मान 3 रख दो, e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 रख दो, सिंपल कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ऐसे कहा जाए कि मान लो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो पदार्थ की प्रकृति हो गई पॉजिटिव में। और उसके बाद कह दें कि आवेश कितना होगा, तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो कि केवल या नहीं से जितने इलेक्ट्रॉन आए या गए उनकी संख्या
और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये था आज का सेशन चार्ज से रिलेटेड, और मेरे ख्याल से आपको चार्ज से रिलेटेड हर एक बात समझ में आ गया होगा कि चार्ज के टाइप क्या होते हैं, चार्ज कैसे बनते हैं, इनके कैलकुलेशन कैसे करने हैं, इसकी यूनिट वगैरह क्या है, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है जिसे आप नहीं समझ पाए हो या जो आपके लिए डाउट बना हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।